अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है। कूलम्स लॉ क्या होता है, उसकी कुछ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है, फिर अगले हिस्से में मैंने स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कूलम लॉ गिव्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम लॉ क्या देता है आपको, किसी भी दो चार्जेस या कोई भी दो चार्जेस के दरमियान में जो क्वांटिटेटिव नेचर है फोर्स की, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अगर आपके पास एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, तो इसके दरमियान में कोई ना कोई फोर्स होगी जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो कूलम लॉ हमें यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देगा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स देगा कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितनी लग रही होगी। यहाँ पे इन दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इसके मुतालिक हमें कूलम्स लॉ बताएगा। अब उस फोर्स की वजह क्या है, क्यों दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उसकी कोई इंफॉर्मेशन कूलम्स लॉ में आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है कूलम्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉज कौन से होते हैं? कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनकी सबसे पहले थ्योरी आती है, थ्योरी के बाद उसके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो एक्सपेरिमेंटल लॉज वो होते हैं जिनके पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बाद में उसका लॉ बनाया जाता है। जैसे कूलम्स लॉ है, सबसे पहले कूलम्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से उसने अपना लॉ प्रपोज किया, जिसको आप कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्स ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, वो यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा है। कूलम यूज टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स। उसने कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया? टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स यूज किया फॉर एक्सपेरिमेंट्स। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या किया? टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स का यूज किया। अब टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स आपकी बुक में इसकी कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो रफ सा स्केच है वो आपको दे देता हूं। टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स एक सिलेंड्रिकल ट्यूब पे मुश्तमिल होता है, जो कि ग्लास ट्यूब है। उसमें आपके पास एक स्ट्रिंग की मदद से एक रॉड को अटैच किया जाता है। रॉड की दोनों साइड पे दो सफेयर्स को, ये एक रॉड है, उसके दोनों साइड पे आपने दो सफेयर्स को अटैच किया हुआ है और ये सफेयर आपके पास कंडक्टिंग सफेयर हैं और ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग नहीं है बल्कि ये इंसुलेटिंग होगा। इसके बाद यहां पे अगर आप ये देखें, ये रॉड आ गया, रॉड के साथ यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक और रॉड जो कि कुछ इस तरह से है, इसके एंड पे एक सफेयर अटैच किया गया है, उसको यहां से इंसर्ट किया जाता है अंदर। और ये जो रॉड है जिसके साथ सफेयर अटैच किया गया है, ये एक चार्ज किस्म का सफेयर है। अगर ये चार्ज सफेयर है तो जब इस सफेयर को इस रेड वन सफेयर के साथ इन कांटेक्ट लेके आया जाएगा या इन दोनों को टच किया जाएगा, तो यहां से इस बॉडी से कुछ चार्ज यहां पे चला जाएगा। कैसे? इमेजिन आपके पास ये एक रेड सफेयर है एंड रेड सफेयर के साथ आपने एक ब्लू सफेयर को ऐसे टच करा दिया, तो अब होगा क्या? लेट्स सपोज ब्लू सफेयर में ऐसे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पे, लेट्स सपोज 6 चार्जेस हैं एंड रेड सफेयर के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो रेड सफेयर ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सफेयर्स, मैंने कहा था ये कंडक्टिंग सफेयर हैं, तो यहां से देखें इस चार्ज पे, इस सफेयर पे आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो यहां से एक चार्ज उठ के यहां पे चला जाएगा। लेट्स सपोज ये चार्ज यहां से उठ के यहां पे आ गया। सिमिलरली ये चार्ज यहां से उठ के यहां पे कंडक्ट होके यहां पे पहुंच गया। सिमिलरली ये थर्ड चार्ज भी यहां पे पहुंच गया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस सफेयर से आधे चार्जेस उठ के दूसरे सफेयर पे पहुंच गए हैं, आधे चार्जेस एक सफेयर से उठ के दूसरे सफेयर पे पहुंच गए हैं। तो अब आपके पास जो रेड सफेयर है एंड जो ब्लू सफेयर है, उन दोनों का सेम चार्ज है, क्योंकि देखें ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर लेंगे। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये टॉरियन बैलेंस ऑपरेटर्स में ये जो रेड रॉड है ये किसी भी कलर का हो सकता है, मैंने यहाँ पे वैसे रेड बनाया है, इसमें ऐसे घुमाव आ जाएगा। ये रॉड क्या करेगा? ऐसे घूम जाएगा। इसके घूमने की वजह से क्या होगा? ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर एक ट्विस्ट एंगल आएगा, ये स्ट्रिंग भी ऐसे रोटेट होगी। लेट्स सपोज
इसमें कुछ इस तरह की रोटेशन आ रही है, तो उस रोटेशन की वजह से ये रॉड अपनी जगह छोड़ के यहां पे पहुंच जाएगा। तो अब दोनों रॉड्स, दोनों जो सफेयर्स हैं, सॉरी दोनों सफेयर्स के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। ये एक सफेयर होगा और ये दूसरा सफेयर, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स है उनको कूलम्स ने डिफरेंट यूज किया। पहले एक किस्म का चार्ज यहाँ पे भेजा जिसकी एक मैग्नीट्यूड थी, फिर दूसरी मैग्नीट्यूड का सेम चार्ज भेजा, तो देखा गया कि जैसे जैसे चार्ज की मैग्नीट्यूड को ज्यादा किया जाए तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है वो भी बढ़ रही थी। और फिर एक और ऑब्जर्वेशन देखी गई कि चार्ज के दरमियान में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। तो फिर इसके बाद कूलम ने अपने इस रिजल्ट के जो कंक्लूजन्स थे उसको इस्तेमाल करके अपना लॉ बनाया जिसको आप कूलम्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। हमें अभी तक इतना पता है कि दो चार्जेस को, जब इमेजिन आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज और ये रहा दूसरा चार्ज, लेट्स सपोज इनके दरमियान का डिस्टेंस कोई भी r है, तो ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, इनके दरमियान में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, इनके दरमियान में हम कह देते हैं कोई ना कोई फोर्स होगी। ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, ये कोई रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस किस चीज पे डिपेंड करेगी? अच्छा, इस ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है कि इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स क्या है, दूसरी चीज पे डिपेंड करती है कि उन दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस क्या है। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो इसमें कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, के ये जो फोर्स है ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, दो चार्जेस का प्रोडक्ट ले लो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कौन सी फोर्स? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में कह रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी उन दो चार्जेस के दरमियान में। पहला पॉइंट क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। और दूसरे हिस्से में कह रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस या बिटवीन टू चार्जेस, कि फोर्स क्या है इन दो चार्जेस के? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इनके दरमियान का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस चीज को हम एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि कंसीडर आपके पास दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, और इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है? R है, जैसे कि फिगर में बताया गया। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी है कि कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या है? हमने पहले लेक्चर में देखा है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको लाजमी देख लें। हमने कहा है कि कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एज शोन इन फिगर, कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको सेपरेट किया गया है बाय डिस्टेंस r, या उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r के इक्वल है। अच्छा, याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस है वो चार्ज के सेंटर से लिया जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? चार्जेस के सेंटर से लिया जाएगा जो कि r है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो अब हमें पता है कि ये दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे की विसिनिटी में है, तो अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो फोर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F, कि उनके दरमियान का जो फोर्स है, इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हमने F से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब स्टेटमेंट पे आ जाएं तो स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, कि ये जो फोर्स है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करना, Q1 और एंड Q2 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी उनके दरमियान में। और
स्टेटमेंट के अगले हिस्से में कहा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे ये बात मैंने लिखी है, द फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R बिटवीन देम, कि ये जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो कि R है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब R स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप देख पा रहे हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब आपके पास ये रिलेशन 1 है और ये रिलेशन 2 है, तो इन दो रिलेशंस को कंबाइन करो। कंबाइनिंग रिलेशंस 1 एंड 2, तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गई है, रिलेशन बन गई है फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और चार्जेस के दरमियान में। तो अब मैं यहां से इस बोर्ड को रेज करके इससे आगे वाला काम मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। तो रिलेशन थर्ड ये है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जहां पे प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय इक्वालिटी, या प्रोपोर्शनल को आप हटा के यहां पे इक्वल और कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे जो कांस्टेंट है उसको आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कूलम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपके पास जो इक्वेशन A है ये इसकी जनरल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। यहां पे आपके पास K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। ये इक्वल हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन A है ये आपके पास जनरल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अच्छा, इसमें आप K क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and known as इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, known as कूलम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। एंड K डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 क्या होता है, जरा मैं इसको यहां पे देखिए। आपके पास जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं इसको यहां पे K को सब्जेक्ट बना लूं तो K इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 आ जाएगा। तो यहां से बात बच्चे देख के कहते हैं कि सर यहाँ पे K डिपेंड करता है फोर्स पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? याद रखिएगा K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं वो कभी भी उन चीजों पे डिपेंड नहीं कर सकते जिनसे वो खुद बनते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि K कैसे आया, जब फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के दरमियान में आप एक रिलेशन बनाएंगे तो वहां पे आपके पास एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये इन चीजों से मिलकर बनता है, Q1 Q2 R स्क्वायर एंड F से मिलकर बनता है। तो ये कभी भी इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखिएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कभी भी उन पैरामीटर्स, उन फंक्शंस पे डिपेंड नहीं कर सकता जिनसे वो खुद बनता है। तो यहां पे जो K है वो इन फोर्स R स्क्वायर एंड Q1 Q2 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस चीज पे? यूनिट सिस्टम पे और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस के, दो चार्जेस के दरमियान में आपने कौन सा मीडियम रखा है, इस चीज पे ये K डिपेंड करेगा। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फॉर फ्री स्पेस वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स वैल्यू इन फ्री स्पेस is 9 into 10 raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है?
9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट्स कैसे आई हैं? आप यहाँ पे k को एक सब्जेक्ट के तौर पे ले लें तो इसकी यूनिट्स बन जाएंगी। कैसे देखें, हमें पता है कि F = k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे k को सब्जेक्ट बना लो तो k की वैल्यू हो जाएगी Fr² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो आप देखें फोर्स की यूनिट न्यूटन आ जाएगी, r की यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगी, Q1 एंड Q2 कूलम हो जाएगी और कूलम स्क्वायर, तो ये k की यूनिट्स आती हैं। तो इस वजह से मैंने ये यूनिट्स लिखी हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट्स आ गई। अब नेक्स्ट हमने देखना है कूलम्स लॉ फॉर मटेरियल मीडियम, या कूलम्स लॉ, या पहले हम फ्री स्पेस के लिए कूलम्स लॉ देख लेते हैं। कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस में कूलम लॉ किस तरह से होगा। देखिए, कंसीडर आपके पास दो चार्जेस हैं और वो दो चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं, कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है Q1 एंड Q2, और ये स्पेस में रखे हुए हैं, इनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं है। तो इनके दरमियान में जो कूलम्स लॉ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, ये आपके पास याद रखिए, इक्वेशन 1 क्या है, ये जनरल फॉर्म है कूलम्स लॉ की, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म का हमने इस्तेमाल करना है मैक्सिमम केस में। तो इक्वेशन A इंप्लाइज दैट F = k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आ जाएगा। अब फॉर फ्री स्पेस k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो F इक्वल हो जाएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और k की जगह आपने क्या लिखना है, 1/4πε0। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ होगा फॉर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए कूलम लॉ हो जाएगा। कूलम लॉ या कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हियर, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space, is permittivity of free space, and also known as, and it is also known as, it is also and it is also known as allowness of the medium, allowness of the free space। ये क्या है? दो चार्जेस के दरमियान में परमिटिविटी क्या होती है कि वो दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कितना ये मटेरियल अलाउ कर रहा है, कितना उसको रेजिस्ट कर रहा है, कि ये दो चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएं, वो आपके पास क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। तो मैं बोर्ड को यहां से रेज कर लेता हूं। कूलम्स लॉ फॉर मीडियम, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रखा है, ठीक है। कंसिडर टू चार्जेस या 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q1 and Q2 between two charges Consider 2 point charges Q1 and Q2 in a medium। तो इनके लिए कूलम्स लॉ क्या बनेगा? देखें, आपके पास कूलम लॉ की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होती है F = k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब अगर आपके पास वैक्यूम के बजाय अब मीडियम है तो मैं कह लेता हूं F सब मीडियम
इक्वल हो जाएगी k की जगह अब 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखें एप्सिलॉन नॉट की बजाय मैंने यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था तो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा था। अब यहां पे मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके पास कूलम्स लॉ बन जाता है फॉर मटेरियल मीडियम। इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूं। लेकिन इस इक्वेशन में एक मसला है। मसला क्या है कि आपके पास ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू हमें पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू नोन है, इसकी वैल्यू हमेशा पता होती है। अच्छा ये मैं यहां पे लिख भी लेता हूं, इट्स वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 और इसके और जो k की यूनिट्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। यहां पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एंड पर न्यूटन इसके यूनिट्स हो जाएंगे। तो ये इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर पर न्यूटन इसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन हम अगर मीडियम की बात करें तो वहां पे हम डायरेक्टली एप्सिलॉन की वैल्यू किसी मीडियम के लिए नहीं निकाल सकते। वी कांट मेजर एप्सिलॉन डायरेक्टली, ठीक है, वी कांट मेजर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डायरेक्टली फॉर अ मीडियम। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम कंपैरिजन का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी जो आपके पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उससे कितनी ज्यादा है, क्योंकि फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा फोर्स होती है बिटवीन टू चार्जेस। अगर आपको दूसरा मीडियम रखेंगे तो वो जो फोर्स है वो वहां पे कम हो जाएगी। तो फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, परमिटिविटी की वैल्यू है, वो आपके पास सबसे ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी ये वैल्यू सबसे कम है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, ये सबसे कम वैल्यू है। बाकी तमाम मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्टली वैसे नहीं मेजर कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके कंपैरिजन करके इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का। अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज यूज्ड फॉर अ मीडियम, ठीक है। एक मीडियम के लिए आप क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का जो तरीकाकार है उसका इस्तेमाल करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से अगर आप देखें तो ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज की, तो इसकी कोई यूनिट्स एंड कोई डायमेंशंस नहीं होगी। तो याद रखिएगा जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी यूनिट्स भी नहीं है, क्योंकि इस परमिटिविटी की यूनिट्स और इस परमिटिविटी की यूनिट्स आपस में कट जाएंगे, तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव परमिटिविटी हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। तो याद रखना है ये आपने। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पे आप देख पा रहे हैं डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो एप्सिलॉन इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने क्या करना है, यूजिंग इन इक्वेशन बी। तो इसको आप बी में यूज करो, तो बी आपके पास कुछ इस तरह की बनेगी। मैं यहां से इसको रेज कर लेता हूं। तो इक्वेशन बी इंप्लाई करेगी, बी इंप्लाइज दैट force for medium is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। यहां पे देख लो, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
तो अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन आर को छोड़ दूं, बाकी सारा कुछ अगर मैं ध्यान से देखूं, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये देखा जाए तो कूलम फोर्स फॉर वैक्यूम है या नहीं? यहां पे आप देखें कूलम फोर्स इन वैक्यूम इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे भी एप्सिलॉन आर को भूल जाएं तो बाकी सारा कुछ आपके पास यही बन रहा है। तो फोर्स फॉर मीडियम इक्वल हो जाएगी, देखें 1/एप्सिलॉन आर अपनी जगह पे, बाकी क्या है वैक्यूम की कूलम फोर्स आ जाएगी। तो आपके पास जो कूलम फोर्स फॉर मीडियम है ये इक्वल हो जाएगी 1/, या फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को, मैं इसको इक्वेशन सी कह देता हूं, इस इक्वेशन सी को ध्यान से देखें तो यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो मीडियम की फोर्स है, वो वैक्यूम की फोर्स से हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर इज हमेशा ग्रेटर देन 1। अगर आप यहां पे देखें एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम है, एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो यहां पे अगर किसी भी फोर्स को, किसी भी चीज को ग्रेटर देन 1 नंबर से आप डिवाइड कर दो, देन वो फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम को जब आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक मीडियम की फोर्स बनेगी जो कि इस फोर्स से हमेशा कम रहेगी। या फिर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम इक्वल होगी एप्सिलॉन आर टाइम फोर्स इन मीडियम। ठीक है, ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो वैक्यूम की फोर्स कब मिलेगी? जब मीडियम की फोर्स को एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको वैक्यूम की फोर्स मिलेगी जो कि मीडियम की फोर्स से हमेशा ज्यादा होनी है। ठीक है, तो इन इक्वेशन सी एंड डी से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपने ग्रेटर देन 1 नंबर को किसी एक चीज से डिवाइड किया तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा स्मॉलर आ जाएगा। तो यहां पे ये आपके पास क्या आ गया जी, कूलम्स लॉ इन मीडियम के लिए एक्सप्रेशन है। इवन आप चाहें तो इसको एज मीडियम के लिए एक्सप्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसको एज मीडियम के तौर पे एक्सप्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, और ये भी आपके पास कूलम लॉ इन मीडियम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन सी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, सी की बजाय डी को रीअरेंज कर लेता हूं, डी इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, इन दोनों की रेशियो से आपके पास क्या मिलता है, एप्सिलॉन आर मिलता है। तो एप्सिलॉन आर अगेन ये आपके पास परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कि इट इज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम ओवर फोर्स इन मीडियम। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस नहीं, मीडियम, फोर्स इन मीडियम। इन दोनों की रेशियो से आपको क्या मिलता है, इन दोनों की रेशियो से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, कीप इन माइंड। मैं यहां से इसको थोड़ा रेज कर लेता हूं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अच्छा अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस ज्यादा होगी या इन मीडियम कूलम फोर्स ज्यादा होगी,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है तो वो चार्जेस बड़े आसानी से इंटरेक्ट करेंगे, उनके दरमियान में कूलम फोर्स ज्यादा होगी। अब ये लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में आप कोई मीडियम रख लेते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे दरमियान में एक बुक रख लेते हैं, दरमियान में कोई और गैस रख लेते हैं जो डेंस गैस है, या कुछ और मटीरियल रख लेते हैं। तो हाँ, इन दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इट्स मीन जैसे ही आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से जो कूलम फोर्स है वो हमेशा डिक्रीज करेगी बाय फैक्टर ऑफ 1/r। देखें वैक्यूम की फोर्स को 1/r टाइम कर लो, देन आपको मीडियम की फोर्स मिलेगी। तो हमने यहां से ये कंक्लूजन लिया है कि वैक्यूम की फोर्स ज्यादा होगी मीडियम के फोर्स के मुकाबले में। नेक्स्ट आपको पता होगा कि जो कूलम फोर्स है या फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें जो कूलम लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू, ये चले मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। कंसीडर दो चार्जेस हैं Q1 और ये रहा चार्ज Q2 और इनके दरमियान का डिस्टेंस ये रहा R। इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स होगी वो इक्वल होगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं कूलम्स लॉ की। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फोर्स के ऊपर कोई एरो हेड नहीं है, हालांकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आपने वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होगा। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं कि F इन वेक्टर फॉर्म इक्वल होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस साइड पे भी देखें आपने ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखी है, ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो इसके साथ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R लिखना होगा। डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर R लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, लेकिन बुक में आपको ये वेक्टर फॉर्म नजर नहीं आएगी। तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। इमेजिन ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो ये चार्ज चाहेगा कि ये चार्ज इधर को मूव करे तो इस पे फोर्स इधर को होगी, और ये चार्ज इस चार्ज को इधर को रिपेल करेगा तो इस पे फोर्स इधर क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर मैं यहां पे इस फोर्स को लिखता हूं तो इस फोर्स को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1। ये कौन से चार्ज पे फोर्स है, चार्ज Q1 पे है, और ये फोर्स किसने लगाई है, चार्ज Q2 ने लगाई है। तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। तो यहां पे अगर हमने इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखूंगा, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, 1 2 होगा। अच्छा, कुछ बुक्स में इन यूनिट वेक्टर्स को रिवर्स कर देते हैं, जैसे फोर्स 1 2 है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर 2 1 कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ बुक की मुख्तलिफ नोटेशन हो सकती है। फेडरल बोर्ड की जो नोटेशन है उसके मुताबिक फोर्स अगर 1 2 है तो इसके साथ जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर R1 2 ही रहेगा। फेडरल बोर्ड की ये नोटेशन है। तो इस चार्ज पे जो कि चार्ज के 1 पे फोर्स है वो क्या है, फोर्स 1 2, फोर्स ऑन चार्ज के 1 बाय चार्ज Q2, ये इक्वल होगी फोर्स 1 2, ये इक्वल होगी बाय डेफिनेशन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R1 2 आ जाएगी। ये इसको हम कह सकते हैं, अगर ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। ये आपके पास जो फोर्स 1 2 है ये असल में इसके इक्वल होती है। इस तरह से हम अगर सिमिलरली फोर्स 2 1 इक्वल हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R2 1 आ जाएगी। और याद रखिएगा ये फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। Q2 चार्ज पे फोर्स किसने लगाई, चार्ज Q1 ने, तो वो इक्वल होगी फोर्स 2 1। और इसको क्या लिखते हैं, F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 हो जाएगी। ये आपके पास नेट फोर्स है कौन से चार्ज पे, Q2 चार्ज पे, और ये किसने लगाई है, चार्ज 1 ने फोर्स लगाई है।
अब अगर हम इसमें न्यूटन थर्ड लॉ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर P कह देता हूं, ये आपके पास इक्वेशन Q है। इक्वेशन P एंड Q में आपको एक फैक्टर नजर आ रहा है, ये वाला K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहां पे भी आ रहा है K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है दोनों में सेम है। अब देखें इधर को जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इसको कहते हैं जी, चले मैं यूनिट वेक्टर भी यहां पे इसके साथ लिख लेता हूं, ये फोर्स क्या है 2 1 है और यहां पे यूनिट वेक्टर 2 1 है और इधर आपके पास यूनिट वेक्टर 1 2 है। तो अगर आप 2 1 की डायरेक्शन देखें, अगर वो ये है तो 1 2 की डायरेक्शन ये है। अगर हम लेट्स सपोज 1 2 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट साइड पे हम पॉजिटिव ले लेते हैं यूनिट वेक्टर r1 2 की डायरेक्शन, हालांकि इस साइड पे पॉजिटिव लिया जाता है लेकिन हम चलें यहां पे इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, इधर की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इक्वेशन P एंड Q से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फोर्स 1 2 की मैग्नीट्यूड इक्वल है फोर्स 2 1 के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और जो डायरेक्शन है r1 2 की डायरेक्शन ये हमेशा इक्वल है -r2 1 के डायरेक्शन की। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, दोनों जो एक्शन एंड रिएक्शन है उनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होती है। तो यहां पे भी आप देखें फोर्स 1 2 की मैग्नीट्यूड फोर्स 2 1 की मैग्नीट्यूड के इक्वल है और हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन देखें आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के उलट आ रही है, अगर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलम लॉ है या कूलम फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो कंसिस्टेंट है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो वी कैन से दैट Coulomb law is consistent with Newton's थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। अब लास्ट में हमने इसमें देखना है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। लास्ट इसमें क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ कि इमेजिन आपके पास चार चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4। ये लेट्स सपोज डिस्टेंस R1 है, ये आपके पास डिस्टेंस R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये लेट्स सपोज R5 है। तो ये आपके पास चार चार्जेस हैं और इस तरह से इसको हम कह सकते हैं R6 है। तो अगर हमने फोर्स निकालनी है किसी एक चार्ज पे, लेट्स सपोज ये चार्ज है, इस पे हमने फोर्स निकालनी है, तो इस चार्ज पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। इमेजिन ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं या इसकी कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इस चार्ज पे अगर आप Q2 की बात करें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज 2। तो फोर्स 1 2 होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इस तरह से Q3 किधर को फोर्स लगा रहा है, Q3 इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। यहां पे जो फोर्स होगी इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 3। और सिमिलरली अगर इस चार्ज की बात करें तो यहां पे ये जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड होगी, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय फोर्स बाय चार्ज Q4 होगा। तो ये 1 4 हो जाएगी। तो हम अगर फोर्स देखें, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज देखें, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the charges on the charge by all charges, कि जितने भी आपके पास
फोर्सेस लग रही हैं किसी एक चार्ज पे, उन तमाम फोर्सेस का अगर आप वेक्टर सम ले लेंगे तो वो फोर्स इस चार्ज पे नेट फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये देखें, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस डायरेक्शन में। आप इन चारों या तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे तो वो नेट फोर्स होगी इस एक सिंगल चार्ज के ऊपर। तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। होप सो आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज में, या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी SLO बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।